हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद कोमल। आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली मेरे दिल के काफ़ी करीब है। एक्चुअली आई शुड स्टॉप सेइंग दैट बिकॉज ये सारे ही टॉपिक्स जो हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। बट बॉडी डिस्मॉर्फिया, सेल्फ एस्टीम, एट व्हाट पॉइंट आपको बोटॉक्स, फिलर्स, कॉस्मेटिक सर्जरी या कोई भी एस्थेटिक एनहांसमेंट्स सीक आउट करने चाहिए, आज का हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। और काफ़ी ये प्रॉब्लम जो है ये हमारी स्पेशली लड़कियों में हुई है, सो इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जी, तो हमें इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल सर्जन who is also a very close friend of mine. He's a very handsome and smart gentleman. Not only वो सर्जन है, वो also बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी हैं। 4 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों पे उन्होंने अपनी छुरियाँ चलाई हैं और ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है। बट आई रियली वांटेड यू टू मीट समबडी हु जो ना सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री में काम किए हुए हैं जो कि काफ़ी इनसिक्योर इंडस्ट्री मानी जाती है, बल्कि खुद जो है वो उन्होंने डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस हासिल की हुई हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेट्स मीट फहद मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम कोमल, थैंक यू सो मच। इतने प्यार से आपने इतनी अच्छी बातें करी तो मेरा तो पूरा दिन ही बन गया। always फहद, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट काफ़ी सीरियस टॉपिक है। हमारे यहाँ देखें, मैं जो हूँ ना बिल्कुल भी सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, बोटॉक्स, फिलर्स, फेशियल एनहांसमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं पता है किसके ख़िलाफ़ हूँ? मैं ख़िलाफ़ हूँ पर्सनली कि आप अननेसेसरी चीज़ें कराएं और आप अंदर से सिक्योर नहीं हो और खुश नहीं हो। तो आप ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें हम जैसे लोग, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, सिंगर्स हैं, मॉडल्स हैं, दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन लड़कियां आपके पास आती हैं। तो एज अ डॉक्टर आप कहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं एथिकली कि भाई इसको तो 3 चपेड़े मार के घर भेज देना चाहिए क्योंकि ये खूबसूरत है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको कहते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बॉडी डिस्मॉर्फिया। यस, सो आपने एक इतनी अच्छी बात करी है कोमल, दैट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को कभी उस तरह देख ही नहीं पाते जिस तरह दूसरा हमें देख सकता है। बिकॉज हम अपने आप को एक मिरर में देखते हैं, मिरर एक 2 डायमेंशनल प्लेट है, या वर्स अपने आप को सेल्फी में देखते हैं जो कि और अजीब सा एक आपका विजन नजर आता है। तो जो आप एक्चुअली नजर आते हैं, आप कभी भी अपने आप को वैसे देख नहीं सकते। जैसे आपको मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कितनी हसीन है आप, शायद आप अपने आप को ऐसे कभी भी नहीं देख सकते। मैं तो सोच रही थी एज अ सर्जन आप पता नहीं 100 चीजें निकाल रहे होंगे कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ, ये ठीक कर सकता हूँ। लेकिन we are our harshest critics. No, मैं अब exactly मैं यही बात करने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि जब इंसान अपने आप को देखता है तो अपने आप को कभी ऑब्जेक्टिवली नहीं देखता। ऑब्जेक्टिवली को अगर आप उर्दू में कहना चाहेंगे तो आज कहेंगे अपने आप को बिल्कुल सच की नज़र से नहीं देखता, अपने आप को हमेशा एक इमोशन की नज़र से देखता है, ठीक है, और प्रॉब्लम सारी वहाँ पे आती है, ठीक है। अगर आप जितने भी बड़े बड़े थेरेपिस्ट को सुन लें या बड़े बड़े उन लोगों को सुन लें जो कि इंसान की थॉट पे, इंसान के एवोल्यूशन पे, इंसान के स्पिरिचुअलिटी पे काम किया है, तो वो सब यही बताते हैं कि आपको जितना नज़र आता है ना, आप उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप जो अपने बारे में समझ पाते हैं, आप उससे कई गुना ज़्यादा होशियार हैं, कई गुना ज़्यादा केपेबल हैं। ठीक है ना। सो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास खास करके दी अदर थिंग इज कि हमारे पास आते भी जब लोग हैं, स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ज़्यादा यंग होते हैं, यंग लोग होते हैं। और मीडिया इंडस्ट्री में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि 90% लोगों की जो इनकम है इज़ बेस्ड ऑन हाउ दे लुक। तो और आपकी जो लुक्स हैं वो तो एक टेम्पररी सिचुएशन है। हर किसी ने हमेशा जवान तो नहीं रहना है, हर किसी ने हमेशा हसीन भी नहीं रहना है, ठीक है, फिजिकली एटलीस्ट। तो जब आप अपनी इनकम को एक ऐसी चीज से टाई इन कर देते हैं जो कि टेम्पररी है, तो ऑलरेडी एक
Desperation एक आ ऑलरेडी गई, एक बड़े हाँ। एक इनसिक्योर फुटिंग पे आप लोग खड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद अलोंग साइड दैट आप खुद ही अपने आप को इतने हार्शली देख रहे हैं, या इतने हसीन हैं आप, लेकिन आप अपने आप को देख रहे हैं कि थोड़ी सी ये टेढ़ी हो गई है, थोड़ी सी लाइन ज्यादा आ गई है, थोड़ा सा ब्राउ नीचे आ गया है, या यू नो। सो तो आप at what point do you say कि do you have a line? यस तो मेरे पास अगर 10 मरीज आते हैं ना, तो उनमें से मैं 2 को ऑपरेट करता हूँ, Oh wow. या 8 को मैं वापस भेज देता हूँ। बिकॉज मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अब आप हैं, आपको किसने बनाया है? अल्लाह ने। अल्लाह ने आपको बनाया है, राइट? Yeah. सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है? खुदा। सबसे अच्छा बनाने वाला कौन है? खुदा। उसके किसी इंसान का उससे मुकाबला है? No, absolutely नहीं not. है। Yeah, yeah. तो जब उसने इतनी हसीन चीज बना दी और फिर वो चीज मुझसे आके कह रही है कि मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, आप मेरी नाक सीधी करके मुझे सही कर दें, तो नहीं Fahad, no, I'm But gonna let me I'm gonna finish. respectfully नहीं, disagree सुनो, there. सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैं 8 में से 10, जो 10 में से 2 करता अच्छा, हूँ और उनको 8 आप ये वापस बोलते करता हैं। हूँ, हाँ। 8 को जो वापस भेज देता हूँ और सिर्फ 10 को 2 को ऑपरेट करता हूँ, तो इसलिए करता हूँ बिकॉज 8 जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत हसीन होते हैं। 8 ऑलरेडी 90 पे हैं। या अगर आप 90 पे है Yeah. और आपको 90 नजर नहीं आ रहा, Yeah. तो मैं थोड़ी सी नाक सीधी करके आपको 95 पे ले जाऊंगा, आपको वो क्या नजर आएगा? वो भी नहीं नजर Do you आएगा। understand? Yeah. तो उन लोगों के लिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट दे शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि उनको कितना गिफ्ट दिया गया है। Yeah. और So- जैसे मैं आपको बता रहा था कि ज्यादातर ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिया की आपने बात करी, बॉडी डिस्मॉर्फिया की ऐसी कंडीशन होती इसकी है। क्या लाइक हाउ डू यू नो, लाइक बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैगजीन्स देख के, टीवी पे मॉडल्स देख के, फोटोशॉप्ड पिक्चर्स देख के सोचती हैं मेरी नाक ही होनी चाहिए, मेरा जॉ ही होना चाहिए, मेरा वेट ही होना चाहिए। तो कुछ नॉर्मल हद तक लड़कियां सोचती हैं, नॉर्मल मतलब आई शुडंट यूज द वर्ड नॉर्मल, बट कुछ हेल्दी है, कुछ अनहेल्दी है। सो व्हाट इज द लाइन? आपको कैसे पता हो कि आपको बॉडी डिस्मॉर्फिया है? दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। हाँ। सो बेसिकली बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिया ये होता है कि जो इंसान है ना, वो कन्विंस्ड है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा एबनॉर्मल है, और वो इस हद तक इफेक्ट होता है उससे कि उसकी जिंदगी इफेक्ट हो रही है, कि उसके दोस्त बनाने की सलाहियत इफेक्ट हो रही है। Oh gosh. काम पे जा रहा है तो कॉन्स्टेंटली सोच रहा है मेरी नाक सही नहीं है, ओ नो उसने मुझे देखा, अब वो मेरी नाक के बारे में ही सोच रहा है, हाँ, ऑब्सेस करने तो लगे। वो ऑब्सेस करने लगते हैं। तो उनका जिंदगी का जो दिन का टाइम होता है Oh बहुत God. ज्यादा इसमें जा रहा होता है, और वो बिल्कुल नॉर्मल है, राइट। शक्ल में कोई मसला नहीं है, या उसकी परसेप्शन में प्रॉब्लम है, राइट। ये बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है। व्हाट अबाउट वो लोग जो लेट्स से नॉन इंडस्ट्री, तो हमारी हाँ, इंडस्ट्री तो हाँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल। एक्सट्रीम एग्जांपल है, बिल्कुल। लेकिन वो लड़कियां जो कि सेल्फ एस्टीम का इशू है हाँ। उनको, या जिनके मियाँ उनको फील कराते हैं कि हाँ। वो बदशक्ल हैं, वो कैसे लाइक देखो एक और बड़ा ही बहुत ही सैड मैं एक खिता देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस के अंदर, कि बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो मे बी 40s टच कर रही हैं, और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो अब उनको यंगर लड़कियों को देखना यंगर लड़कियों को, और फिर डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं। चपेड़ ऐसे आ गया। नहीं, और फिर बेसिक चलें, इंसान है, जो भी आपका फेल है आपका फेल है, बट क्या होता है कि जब वो हस्बैंड्स इधर उधर मे बी इंटरेस्ट कम ले रहे होते हैं, तो फिर वो औरतें जो है ना, और या शादी ख़त्म हो रही है, मियाँ किसी और लड़की के साथ जा रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन हुई, तो उस टाइम वो बिल्कुल आती हैं और वो बिल्कुल तैयार होती, कहते हैं मेरी सर्जरी कर दें, कुछ भी कर दो आप मेरी सर्जरी कर दें। तो मैं उनको ऐसे टाइम पे यही समझाता हूँ कि देखिए बात सुने, ये जो सर्जरी जो होती है ना, और ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, ये आपके लिए है। आपकी फेस लिफ्ट करने से हस्बैंड नहीं रुक जाएगा। या लोग तो 25 साल की लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं, या आपको मैं 25 साल का तो कभी भी नहीं बना सकता। जो प्रॉब्लम है वो उसमें है, आप में नहीं है। यस, जो प्रॉब्लम है आप उसको, तो बेसिकली होता है कि ऐसे टाइम पे लोग जब डेस्परेट होते हैं ना, तो उनको लगता है कि वो मेरी शक्ल की वजह से छोड़ के जा रहे हैं, या बट बहुत मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज होती हैं, बहुत सारी कॉजेज होती हैं रिलेशनशिप के ना चलने में। और आपके फोरम से मैं और लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ इंसान जैसे बिहेव करता है ना, that is not a reflection of who you are, that is a reflection of who he is. कोई आपके साथ ज्यादती भी करता है ना, बुराई भी करता है, Yeah. तो हमें लगता है कि वो मेरे साथ इसलिए बुराई करी क्योंकि शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, या Yeah. मैं इतना कम हूँ, या मेरी इतना सोसाइटी में क्लास नहीं है कि वो मेरे साथ अच्छाई करे। Yeah. ये मत सोचें वो आपके साथ ऐसे कर रहा है बिकॉज वो खुद ऐसा है, ये Absolutely. उसकी पर्सनैलिटी का I रिफ्लेक्शन है। 100% agree। You know? और इसी टॉपिक को हम और
मजीद डिस्कस करेंगे एंड लॉट्स मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर फहद. डोंट गो अवे, वी आर गोना बी राइट बैक. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल. हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिया, जो एक्चुअली होता है कि आप हैं तो बहुत खूबसूरत, दूसरे समझते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली और ऑब्सेसिवली आप सोच रहे हैं कि आप जो हैं वो बहुत अगली हैं, या आप किसी बॉडी पार्ट को लेके कॉन्स्टेंटली आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई है. एंड इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए वी हैव दिस ब्रिलियंट सर्जन विद अस. फहद, हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू एंजॉयिंग द शो? Every time you announce me again and again, मेरी ego और बढ़ जाती है यार. Thank you भाई. Wow. I feel so good. It's your mutual admiration committee. So listen, Fahad, we talked about, you explained very well body dysmorphia. एंड आपने अपने बताया कि क्लिनिक में आप बहुत लोगों को रिजेक्ट कर चुके हैं, और आपने ये भी बताया कि बहुत यंग बच्चियां आती हैं विद दिस क्या कहते हैं मिसकंसेप्शन इन देयर माइंड. कोई ऐसा स्पेसिफिक केस है इन पर्टिकुलर जो जंप आउट करता है? सो एक चीज़ से मेरा दिल बहुत सैड हो जाता है. एक सिचुएशन देख के मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो अपने अर्ली 20s में होती हैं, स्पेशली लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टार्टर से आती हैं, और उनके अंदर एक बड़ा इशू ये होता है कि तो रंग का और बड़े माइनर के चेहरे के डिफेक्ट्स को लेकर आती हैं. एंड खूबसूरती का रंग से कोई ताल्लुक नहीं है. Absolutely. मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि 50% ऑफ ब्यूटी इज स्किन. और स्किन ब्यूटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो रंग नहीं होता है. 100%. वो स्किन का टेक्सचर होता है कि उससे लाइट कैसे फ्लो करती है, कि स्किन चमकती है नहीं चमकती. उससे रंग का कोई ताल्लुक नहीं है. हसीन लड़कियां आती हैं, हसीन स्किन होती हैं, लेकिन गोरा. आई सेड के Wait, over here I want to talk about because I do creams, right? So my brightening cream is basically to even out hyperpigmentation. There you go. लेकिन हर दफा हर सेल्स को कॉल जो आती है, मैं गोरी हो जाऊंगी, मैं गोरी हो जाऊंगी, मैं गोरी हो जाऊंगी. मैंने कहा आपका सनटैन कम हो जाएगा, आपका इवन स्किन टोन इवन हो जाएगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और आप ग्लो करने लगेंगे. तुम ये एजुकेट करो ना, ग्लो ही तो असल स्किन की खूबसूरती है. सो अब ये लड़कियां आ रही हैं and no and because you're in the business, explain to them कि 50% of beauty skin और हसीन skin is about the flow of light. कि लाइट फिसल जाए चेहरे पे, ऐसा हसीन स्किन होना चाहिए. हाँ, ग्लास स्किन. सो अब ये लड़कियां बड़े इतनी हसीन स्किन के साथ, खूबसूरत लड़कियां, सावली या थोड़ा सा हल्का सा डिफेक्ट लेके जो नजर भी नहीं आ रहा है, आ गई और कह रही है इसको ठीक कर दो. आई सेड कि ये तो कुछ खराबी नहीं है, मैं क्या ठीक करूं? तो कह रही है नहीं, वो रिश्ते वाली आई थी और वो कह के गए कि ये नाक इसकी थोड़ी सी ऐसी है, oh my God. तो और रंग इसका थोड़ा सा ऐसा है, तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. और ये एक नहीं बतेरी ऐसी लड़कियां आती हैं. तो मेरा इस पे उनको जवाब ये होता है, मकसद वो इंसान से शादी करना चाह रहे हैं या शक्ल से? और मैं कैमरे में देख के बताता हूँ बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि ये सब लोग सुन लें. और मैं उन लोगों को ये जवाब कहता हूँ कि आप अल्लाह का शुक्र करें कि इतने सुपरफिशियल और इतने पेटी लोग, बिकॉज आपकी शक्ल आपके हाथ में नहीं है, आपका रंग आपके हाथ में नहीं है. एक तो हसीन है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में नहीं है. इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर कोई आदमी आपको, जैसे बकरियों को देखते हैं ना, जो बकरीद पे बकरी खरीदने जाते हैं, दांत 2 दांत हैं, 4 दांत हैं, अगर आपको ऐसे परख रहा है कोई, तो वो तो बहुत ही पेटी सुपरफिशियल लोग हैं. तो अल्लाह का करम है कि उनसे शादी नहीं हुई, वरना अभी अशर करें तो शादी के बाद वो क्या अशर करेंगे आपका. और एक तो ये दस्तूर चेंज होना चाहिए भाई, आप लड़की से 3-4 दफा मिलें, उसकी सीरत देखें, उसके आदात देखें, उसका मेंटल लेवल देखें. सोचो यार, मुझे तो इतनी घिन आने लगी इस बात से कि वो ये चेक करके गए, ये चेक करके गए. वो भाई कोई बकरी थोड़ी है बकरीद वाली की वो 2 दांत. दादा मेरे बचपन में दादा चेक करते थे बकरी का मुंह खोल के यार. आई मीन आई स्वेयर इट्स शेमफुल. हो रहा है ये हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहा है. खुदा के वास्ते आप लोगों की भी बेटियां हैं, खुदा के वास्ते इतना और ये सच भी नहीं है, ये अनहेल्दी स्टैंडर्ड्स आपने खुद बनाए हुए हैं. इनका सच से कोई लेना देना नहीं है. हसीन लड़कियां होती है. मैं मेरा काम है प्रोफेशनली आपको, बिकॉज आई अंडरस्टूड ब्यूटी एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ब्यूटी, आई कैन टेल
कि मैथमेटिकली और ऑब्जेक्टिवली कौन हसीन है। हसीन लड़कियां आ रही हैं, लेकिन कोई सास जो है जिसको खुद अपनी कोनी से कमर का नहीं पता, वो जज करके चली गई बेचारी जवान बच्ची को। वो बच्ची इस कॉम्प्लेक्स में बैठी हुई है। और सोचें आप, वो बच्ची के माइंड में जो एक धस गई है बात, वो धस कि गई है मैं बात। काली हूँ या मेरी नाक टेढ़ी है, वो तो लाइफ टाइम के लिए उसकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो और है भी नहीं, और है भी नहीं। और है भी नहीं। सोचो मतलब जरा। मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ Crazy. कि भाई कि ये फुप्पो खालाओं की बातें सुनना Crazy, छोड़ दें। yeah, really लाइक यू crazy. नो यू हैव टू, इट्स सो सैड कि हमारी सोसाइटी के अंदर इतने टॉक्सिक पैटर्न्स बहुत अभी भी toxic है, patterns यू नो। हैं, and that this is what I'm trying to do with lifestyle. यानी आई एम सो हैप्पी कि तुमने इस बारे में बात करी। आज तक मैं जिंदगी में पहली दफा किसी शो में इस बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं इतना खुश हूँ कि क्योंकि अल्लाह सब डरते हैं ना कि सर्जन से ये नहीं कह सकते कि भाई खूबसूरत आप नहीं हो, कभी कभी नहीं होना भी इज ओके। देखो मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, तो मैं ना और आप सब भी सुन रहे हो, तुम भी, आप सब जो इस बात को सुन रहे हैं, ये अब मैंने सबसे कहना शुरू कर दिया, और मैंने अपने आप से शुरू किया था। जब आप रात में सोने से पहले ना आप लोग आईने में अपने आप को देखा करें, और फिर अल्लाह से एक दुआ किया करें, या अल्लाह मुझे आंखें दे देखने के लिए कि आपने मुझे कितना हसीन बनाया है। बिकॉज हसीन तो उसने बनाया है, हमारे पास देखने के लिए आंखें नहीं है। क्या बात इन है आंखों के लिए फहद, दुआ तुम्हें मांगो। तो साइड पे पोर्ट होना चाहिए। अच्छा सुनो, अभी तो हमने बॉडी डिस्मॉर्फिया पे गुफ्तगू थोड़ी सी की, इसके अलावा नाउ आई वांट टू कम मोर टुवर्ड्स व्हाट इफ पीपल स्टिल वांट टू गेट इट, लाइक व्हाट इफ दे आर कॉन्फिडेंट, व्हाट इफ दे आर वेरी सिक्योर, दे हैव गॉट अ गुड सेल्फ एस्टीम, बट जेन्युइनली उनका जेन्युइन प्रॉब्लम है कि उनका एज से पहले उनकी रिंकल्स हो रहे हैं, सैगिंग हो रही है। तो इस सूरत में क्या बोटॉक्स और फिलर्स जो है, इज इट a healthy, safe option for them to go for? Listen, Botox and fillers and every other thing to make yourself look better, younger are excellent. Okay. They are very, very, very good. अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिसको पता है वो क्या कर रहा है, तो ये चीजें आपकी एस्थेटिक्स को और आपकी खूबसूरती को बहुत इन्हांस कर सकते हैं। But I'll tell you the 3 चीजें जो लोगों के जहन में फियर होता है, जो ओल्ड हमारा जो पुराना एक पैटर्न है थिंकिंग का। सबसे पहले तो एनेस्थीसिया इज नॉट गुड फॉर यू, इज दैट ट्रू? नो, एनेस्थीसिया इज वेरी सेफ। आजकल एनेस्थीसिया वर्चुअली ऐसा है कि आप सो रहे हैं, ठीक है, अनलेस आपको दिल के मसले, गुर्दे के मसले, तो रिस्की हो सकता है, वो भी फिर आप पूरा असेस करके चेक करके, ऐसे थोड़ी वो करते हैं। बट फॉर पीपल बिटवीन द 30s to 50s जो हेल्दी होते हैं, एनेस्थीसिया इतना सेफ है कि एनेस्थीसिया से मरने का चांस ऐसा है कि आप प्लेन क्रैश में मरने का चांस ज्यादा है बनस्पत एनेस्थीसिया से लॉन्ग टर्म मरने का। इफेक्ट्स भी नहीं है? कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं, आप लिटरली सो रहे हैं। Okay. विद इन मेरा ख्याल है 2-3 दिन में, एक दिन में 90% ऑफ ड्रग्स आपकी बॉडी एक्सक्रीट कर देता है। हाँ। बाकी 1.5 दिन में और जैसे हमारी कुछ दोस्तों की अम्मियां हैं, हमारी तो इतनी सर्जरीज हो चुकी हैं, हमें तो एनेस्थीसिया 6 दफा तो हमें एनेस्थीसिया मिल चुका है, इसलिए तो हमारी मेमोरी खराब हो चुकी है। नहीं, इसकी कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई कुछ कनेक्शन नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो ये कि इन्वेसिव, अगर आप फिलर, जैसे फर्ज करो मैं यहाँ फिलर करा रही हूँ, फिलर होता है इंजेक्शन से आप अपना फिल कर रहे हैं एक एरिया जो धस गया है, ठीक है, तो अच्छा, अंदर फौरन कोई बाहर की चीज मेरे जिस्म के अंदर जा रही है, तो क्या वो सेफ है? तो फिलर्स जो होते हैं ना, फिलर्स एक शुगर बेस्ड मॉलिक्यूल है जो कि हाइलुरोनिक एसिड जिसको कहते हैं, और वो बॉडी के अंदर नेचुरली अकरिंग भी होता है। ओके। तो अगर आप उसको, बिकॉज यू सी, हम जैसे जैसे एज करते हैं ना, अगर मैं आपको एजिंग का मैकेनिज्म जल्दी से समझाऊं तो आप ऐसे समझें कि आपका जो स्किन है ना, एक मास्क है, और इस मास्क के अंदर हड्डी की और चर्बी की स्टफिंग भरी हुई है। जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती चली जाती है, हमारी हड्डी, जैसे आपने सुना औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, हड्डियां घुलने लगती हैं, उसी तरह हमारे चेहरे की हड्डी और हमारे चेहरे की चर्बी घुलने लगती है। जब वो घुलने लगती है तो ये मास्क ढीला हो जाता है, लटक जाता है। बेसिकली एजिंग का अगर लुबे-लुबाब ये है, फेस की एजिंग का। फिलर्स क्या करते हैं कि फिलर्स जो है ना, जो फैट और हड्डी से जो वॉल्यूम लॉस हुआ है, जो, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं कुछ हद तक, नॉट परफेक्टली बट कुछ हद तक। तो इससे ये होता है कि एकदम से आपके चेहरे पे लाइट ट्रैवल अच्छा हो जाता है, जो लाफ लाइन डीप हो गई, अंडर आई बैग्स डीप हो गए, ये चीक वॉल्यूम लॉस हो गया, तो एक चेहरा अच्छा भरा हुआ, राइट प्लेसेस में भरा हुआ अच्छा लगता है। बट इट्स नॉट अंदर आपके एक हाइलुरोनिक एसिड, इट्स नॉट गोना हैव एनी साइड इफेक्ट्स इनसाइड। देखें, हर चीज के
कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो सकते हैं, हर चीज में रिस्क हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी का फिलर यूज करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस आर वर्चुअली जीरो। अगर आप अच्छी एसेप्टिक टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे। बट पीपल डोंट नो ऑल दिस ना। हाँ नहीं, अब देखो ना, बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो सस्ते फिलर इस्तेमाल करते हैं, साफ भी सही से नहीं करते, ठक ठक लगा देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन सही हाथों में, खराब हाथों में वो खराब कर देंगे। आए दिन मेरे पर लड़कियां, आए दिन मेरे पर लड़कियां आती हैं, उनके चेहरे ऐसे ऐसे हसीन लड़कियां, पूरे चेहरे फुला दिए, और उसके लिए मैं ये समझाता हूँ कि देखो बात सुनो, ये काम डॉक्टर का काम इसमें सिर्फ इतना है, स्पेशली फिलर्स, बिकॉज फिलर्स मुझे समझता हूँ फेशियल स्कल्पटिंग है, मैं स्कल्पटिंग भी करता हूँ। मुझे लगता है कि फिलर्स बिकॉज आप किसी के फीचर्स इनहैंस कर रहे हैं और एड ऑन कर रहे हैं, तो ये स्कल्पटिंग की तरह है, ठीक है। तो ये डॉक्टर का सिर्फ इतना काम है कि मुझे पता हो कि खून की नालियां किधर हैं, नसें कहाँ हैं, मैं डैमेज ना करूं। उसके अलावा ये सब आर्ट का काम है, बिकॉज हसीन चेहरा, अगर आपको पता ही नहीं है कि हसीन चेहरे में क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप क्या फीचर्स बनाएंगे। मिसाल ये, अगर आप किसी को टैक्सी में लेके जा रहे हैं, आपको रास्ता ही नहीं पता कि जाना क्या है, आप कहाँ पहुंचाएंगे उसको? हाँ, बस गाड़ी चलाते रहे, गाड़ी चला रहे हैं आप। तो फिर यही होगा कि वीकेंड में जाते हैं लोग, दुबई से कोर्स करके सीख के आते हैं कि यहाँ इंजेक्ट कर दो। अरे भाई, अल्लाह ने बनाया है इसको। द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म इज द ह्यूमन फेस, और किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। तो उसकी चीज पे तुम काम कर रहे हो, तो थोड़ी समझ तो जरूरी है। आप समझ रही हैं? So like for instance, बोटॉक्स किस सूरत में लगाना चाहिए और फिलर्स किस सूरत में लगाओ? Like I don't know the difference between the two. You're not the only one, by the way. बहुत सारे बोटॉक्स is a zehar for your muscles. Okay, so this is what it is. बोटॉक्स जो होता है ना, वो आपकी मसल्स को वीकन कर देता है। जहर इज अ बैड वर्ड, लेट्स नॉट यूज दैट। दैट्स व्हाट पीपल से। Yeah, it's a toxin. Yeah. It's a bacterial toxin, उसका नाम है Onobotulinum toxin A. Okay. जो टॉक्सिन का नाम है, एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, उससे निकलता है ये। Right. तो अब हम लेबोरेटरी में हमने बनाया, ये कुदरत में अकर करता है, अब हमने लेबोरेटरी में बनाना शुरू कर दिया है। Right. बोटॉक्स ये करता है कि आपकी जो मसल्स है ना, उनको कमजोर कर देता है। बेसिकली होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर ना, हड्डी से पट्टे निकलते हैं, हड्डी में लगते हैं, तो जब पट्टे छोटे होते हैं, हड्डी मूव करती है। फेस में यूनिक है, क्योंकि फेस में मसल जो पट्टा निकल तो हड्डी से रहा है, लेकिन लग स्किन में रहा है। तो जब हम मूव करते हैं तो स्किन मूव करती है, जब पट्टे मूव करते हैं तो स्किन मूव करती है। इसीलिए इनको कहते हैं मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बिकॉज ये जो पट्टे स्किन में लग रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम जवान होते हैं तो हमारी स्किन बहुत स्ट्रांग होती है, तो जो पट्टे खींच पी रहे होते हैं उसको रेजिस्ट करती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, अल्लाह के हुक्म से हमारी स्किन में कोलेजन कम बनता है, तो स्किन कमजोर होती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे स्किन कमजोर होती है तो फिर जो पट्टों का खिंचाव होता है ना, वो मसल रेजिस्ट नहीं कर पाती। तो इवन एट रेस्ट, जब आप मूव नहीं कर रहे, आपके ऐसे हुआ होगा। लोग बोलेंगे आप परेशान क्यों? आप बोलेंगे जैसे मेरे अब्बू के, वो बेचारे स्माइल भी कर रहे होंगे तो उनके ये फ्रॉड है। अगर आप घबरा क्यों रहे? आप घबरा क्यों रहे? अब्बू इतनी भौं ऊपर क्यों की हुई है? He's like, मैंने नहीं की हुई है, मैंने खुद से हो रही है। तुम्हें समझ आई? तुम्हें समझ आई? सो बेसिकली जो उनका बैलेंस होता है ना, वो एज के साथ आउट हो जाता है। सो अब ऑब्वियसली स्किन को 100% वापस ताकत देना तो मुमकिन नहीं है। प्रोसीजर्स करके 10-15% बढ़ा सकते हैं, लेकिन 100% नहीं ला सकते। तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज, जैसे शुरू में अगर मसल इतनी ताकतवर है तो स्किन भी इतनी ताकतवर है, लेकिन वक्त के साथ जब स्किन कमजोर हो गई, स्किन को दोबारा इतना ताकतवर नहीं कर सकते, लेकिन मसल को तो इतना कमजोर कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि स्किन को वापस ताकतवर नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते। बहुत I'm really interested about this. I want to know more. लेकिन unfortunately we have to go for a short break. Guys, don't go away. It's getting super interesting. We're going to be right back. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल, वो प्लेटफॉर्म जहां आप ऐसे टॉपिक्स के बारे में सुनते हैं जो ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है पब्लिक में। हम लोग बात कर रहे थे और ब्रिलियंट सर्जन फहद मिर्जा से, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट what is the exact difference between Botox and fillers, and he was saying something very interesting कि स्किन को रिजुविनेट करना बहुत मुश्किल है, राइट? Yes, तो मैं बोटॉक्स का इफेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा था, एंड बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक मैं ये कह रहा था
कि स्किन एज के साथ जो कमजोर हो जाती है उसको आप थोड़ा ही और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, राइट, थोड़ा ही और कर सकते हैं। राइट, सो बिकॉज जो स्किन और मसल का बैलेंस आउट हो जाता है और इसीलिए इवन जब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो आपकी स्किन पे फ्राउनिंग और इस किस्म के निशान आ रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में आप स्किन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन बोटॉक्स की मदद से आप मसल को उतना वीक कर देते हो तो दोबारा बैलेंस रिस्टोर हो जाता है, तो फिर दोबारा आपकी स्किन से रिंकल्स खत्म हो जाते हैं। बिकॉज जो मसल पुल जो कर रहा होता है वो कमजोर हो गया, तो अब कमजोर पुल कर रहा है, तो कमजोर स्किन पे कमजोर मसल पुल करेगा तो रिंकल नहीं आएगा। तो क्या लाइक जैसे लोगों को, काफी लोग प्रीमैच्योर एजिंग के शिकार हो जाते हैं और वो अपनी एज से बहुत जल्दी एजेड लगना शुरू हो जाते हैं, तो इन दैट केस जैसे इवन लेट 20s अर्ली 30s में मैंने बहुत सारे स्पेशली मर्दों के साथ मैंने देखा है कि स्ट्रेस के साथ वो काफी जल्दी एज होना, नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग, यू कैन एज ग्रेसफुली, लेकिन इफ इट्स समथिंग दैट बॉदर्स यू, कैन बोटॉक्स एंड फिलर्स फिक्स दैट? यू नो तुमने इतनी अच्छी बात करी है कोमल, बिफोर बोटॉक्स एंड फिलर्स के लेट 20s में अर्ली 30s में भी स्ट्रेस से एजिंग हो जाती है। तो स्ट्रेस तो ऐसा है जैसे आपके चेहरे पे किसी ने तेजाब डाल दिया हो, लिटरली आपकी 5 साल की एजिंग 1 साल में हो जाती है अगर आप स्ट्रेस लेते हैं। अगर आप स्ट्रेस लेंगे लिटरली 5 साल की एजिंग 1 साल में हो जाएगी और फिर वो एजिंग रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि और एक स्ट्रेस कंट्रोल करना और दूसरा कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपना वेट। तो जो लोग अपने आप को लेट गो कर देते हैं ना, जो फिर छोड़ देते हैं, उसके बाद वो कहानी उनके हाथ से निकल गई, क्योंकि जो बहुत मोटे होके फिर पतले होते हैं, फिर मोटे होते हैं, फिर पतले होते हैं ना, उससे एजिंग और बढ़ जाती है, स्किन और लटक जाती है। इस पे 2 पॉइंट्स मैं जरूर इंटरजेक्ट करना चाहूंगी कि मोटा होने का ये मतलब नहीं है कि हम बॉडी शेम कर रहे हैं इस वक्त। आपको हेल्थी एंड फिट रहना, आपकी बॉडी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप हेल्दी हो, फिट हो। आप जरूरी नहीं है कि आप सुपर स्किनी हो और आप खूबसूरत हो, बिल्कुल भी ये फहद नहीं कह रहे, ना मैं कह रही हूँ। दूसरी चीज ये जो उन्होंने कहा कि ऊपर नीचे वेट होना, इनकंसिस्टेंट होना, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करना, इससे आपकी स्किन और एज पे बहुत फर्क पड़ता है। यू नो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि लूजिंग वेट जो होता है ना इज नॉट अ गोल। लूजिंग वेट गोल नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि जिस दिन आप गोल पे पहुंचे आप लाइक यस आई डिड इट, फिर आप रिलैक्स हो गए, 3-4 दिन आपने खुल के खाया, फिर दोबारा आप मोटे हो गए। तो लूजिंग वेट is a lifestyle. It's a lifestyle. और ये staying healthy is a lifestyle. Staying healthy is a lifestyle. Very, तुमने बोला ना fit and healthy. हमने अपने घर में भी अभी ये नंबर 2 मेरा थोड़ा सा फैटी हो गया है, फैटी हो गया है, फैटी। So उनको हम अब फैटी नहीं बोलते, fit and healthy बोलते हैं कि you need to be fit and healthy. Great. Because पता है कोमल, after 30 तक तो being overweight is a aesthetic consideration कि अच्छा मोटे हैं तो हसीन नहीं लगेंगे, लेकिन after 30 या 35 फिर हेल्थ कंसिडरेशन आ जाती है। सो बीइंग ओवरवेट आपकी बॉडी इज एक्चुअली बीइंग डैमेज्ड। मैं लोगों को ये तक कहता हूँ कि अगर आप ओबीस हैं तो इट इज लाइक अ ट्यूमर। जैसे कैंसर आपको अंदर से खाता है ना, मोटापा भी आपको अंदर से खाता है। बिल्कुल। आपकी ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करता है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कई चीजें होती हैं। सो जिस तरह मैंने बॉडी शेमिंग पे एक शो किया था, जिस तरह मैंने कहा था कि भाई जरूरी नहीं है कि आप बहुत स्किनी हो और दूसरों की सुने, इसी तरह जो आजकल की जो नई पौध है वो बहुत ज्यादा ओ बॉडी शेमिंग, भाई इवन बीइंग ओबीस इज अ प्रॉब्लम, health problem. So you're not being very cool by saying, oh, I'm happy the way I am, and you're clinically unfit. और आप you're running away from responsibility. Actually मेरे क्लिनिक के अंदर तुम्हें पता है मेरे पास जितनी भी लड़कियां आती हैं, बिकॉज देखो मैं अपना रोल देखता हूँ as somebody who's a mentor who solves problems. मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, that's what gives meaning to my life, that I can make your life better and I can solve your problem. मेरे पास वही मैं तुम्हें बताया कि 10 में से 2 को मैं इंटरवीन करता हूँ, इसलिए कि बहुत सारी लड़कियां वो they're fat, वो ओवरवेट है, ठीक है। अब वो आके कहती हैं कि हमें कोई ऐसा प्रोसीजर करें कि हम खूबसूरत लगें। मैं उनको बताता हूँ देखिए बात सुने, मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा अगर आपने कर ली ना, आपसे शक्ल से नहीं पूरे जिस्म से खूबसूरत लगेगी। लूज वेट, इफ यू लूज वेट आपका चेहरा भी कट हो जाएगा, चीक बोन्स भी हाई लगने लगेंगे, हर ऑल ओवर अच्छा फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छा लगना है, और मेरे पास अच्छे लगने आई है ना, अगर आपको अच्छा लगना है देन लूज वेट एंड यू विल लुक
20 times better than I can make you look. Yeah. Do you understand? तो मैं तो active, मैं फिर procedure नहीं करता हूँ. Good for मैं you. actively उनको बोलता हूँ that go back and work on your lifestyle. Yeah, absolutely. You know? And speaking of health, आपने बहुत सारे ऐसे भी केसेस किए हैं प्रो बोनो, उर्दू में जैसे कहते हैं कि आपने फ्री में सर्जरीज की हैं कुछ ऐसी बच्चियों की जो कि एस्थेटिक्स के लिए आपके पास नहीं आई थी, कॉस्मेटिक के लिए आपके पास नहीं आई थी, उनको जेन्युइन इश्यूज थे. इस तरह के 2-3 इंस्टेंसेस आप बता सकते हैं? So मैं there's a condition called cleft lip and palate. Cleft lip में ये होता है कि बच्चों का पूरा होठ कटा हुआ होता है, वो अंदर से तालू भी कटा हुआ होता है और फिर वो नाक भी पूरी डिफॉर्म्ड होती है. तो उन बच्चों को मैं जो सर्जरी करता हूँ तो मैं हॉस्पिटल अपनी मैं कोई फ़ी नहीं चार्ज करता. जो हॉस्पिटल, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अच्छे अस्पताल में काम करूँ ताकि चीज़ें अच्छी हों, ताकि उसका काम अच्छा हो. तो अस्पताल के चार्जेस होते हैं, मैं अपनी कोई फ़ी नहीं लेता. कौन सा हॉस्पिटल है? मैं एनएमसी के अंदर भी करता हूँ. ज़्यादातर मैं ऐसे चैरिटी केसेस एनएमसी के अंदर करता हूँ. सो वहाँ मेरी अपनी फ़ी नहीं जाती है. अभी बहुत लंबी कतार होगी वेट लिस्ट की आपकी तो. हाँ, बिकॉज मैं महीने के अंदर 2 दिन मैं फ्री सर्जरी करता हूँ. मैं पूरे 2 दिन निकालता हूँ और 2 दिन में सारी फ्री सर्जरीज करता हूँ. तो बर्न जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको ट्यूमर हो जाते हैं, इन पेशेंट्स को मैं काफ़ी टाइम लगा के इनको मैं करता हूँ. एक दफ़ा मुझे याद है, एक ऐसी पेशेंट थी, जब वो मेरे पास आई तो उसकी जो गर्दन थी ना, उसमें पूरी इन्फेक्शन हो गई थी और यहाँ पे हमारी शेरग होती है. इंसान के जिस्म में 5 लीटर खून होता है. अगर शेरग फट जाती है तो 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर इंसान मर जाता है, बिकॉज सारा 5 लीटर यहाँ से बैठ जाता है. और उसकी फटने वाला, उसका पूरा स्किन निकल गई थी. थूक जो है यहाँ पे भी होल हो गया था और सारा थूक यहाँ गिर रहा था. इन्फेक्शन थी, शेरग फटने वाली थी. एंड एवरीबडी हैड गिवन अप ऑन हर और कहा था ये मर जाएगी. तो मुझे किसी ने बुलाया, आप आके देख लें. किसी सीनियर प्रोफेसर का पेशेंट था, उन्होंने गिव अप कर दिया कि अब तो ये गई. उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने देखा, मैं बोला ये तो 2-3 दिन में फटने वाली है, ये तो मर जाएगी. तो मैंने बोला कि भाई मैं क्यों लूँ ये, मतलब इतने खराब करके मुझे दे दिया, मर जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी, तुम्हारे सर पे आ जाएगा. तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर रहा और मैं थिएटर से बाहर निकल गया ना. फिर एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझे इस जगह पे किस लिए रखा है, लोगों की मदद करने के लिए. ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेसर से नहीं हो सका तो मुझसे भी नहीं होगा. तो मैं क्यों मना करूं? अगर मैं भी मना कर दूंगा फिर तो ये बिल्कुल मर जाएगी. तो फिर मैं वापस गया और फिर मैंने वो केस लिया. और मैं रोज़ रात को जाता था, रात में 2-2 बजे जाके खुद पट्टी करता था, उसकी साफ़ करता था और माशाल्लाह से उसको हमने बिल्कुल हील किया. फिर उसकी बड़ी सर्जरी करके यहाँ से फ्लैप घुमा के बना के उसको बिल्कुल नॉर्मल करके वापस गांव भेज दिया. और गुड ऑन यू, तालियां. वो काश ऑडियंस होती तो सब तालियां बजाते, बट कोविड की वजह से हम लोग फंस गए. वो बहुत ही अगर सारे डॉक्टर्स आपकी तरह कॉन्शियस होते और वाकई में जिस वजह से वो डॉक्टर बने हैं, अगर उनको वो वजह याद रह जाती, क्योंकि बेसिकली तो वो इंसानों को ठीक करने के लिए डॉक्टर बने थे, राइट, उनकी मदद करने के लिए. एक सेइंग है, अंग्रेजी में बोलूंगा, समझने वालों के लिए भी काफी है. द गोल ऑफ लाइफ इज सर्विंग अदर्स एंड इन सर्विंग अदर्स ऑल योर नीड्स विल बी मेट. तो और ये हमारे प्रॉफिट ने भी बहुत दफ़ा बहुत अलग अलग तरीक़ों से कहा हुआ है कि अगर आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ख्याल, तुम्हारी हर ख्वाहिश और उससे ज़्यादा पूरी, अपनी ख्वाहिश के पीछे भागोगे तो फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे. दूसरों की खिदमत करना शुरू कर दो, वो तुम्हारी खिदमत करेगा. क्योंकि अपनी ख्वाहिशें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती ना. आई प्रॉमिस यू. और ज़िंदगी में इतनी मीनिंग आ जाती है जब आप किसी की ज़िंदगी में इतना डायरेक्ट बेनिफिट दे पाते हैं और उसके बाद आपकी सारी जरूरियात पूरी हो गई. इससे अच्छी और क्या सिचुएशन, विन-विन, complete win-win. Absolutely. So Fahad, thank you so much once again from the bottom of my heart for coming on my show and sharing your invaluable knowledge with me and with my viewers. And guys, जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि it's very 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 important that we bear in mind कि at what point हम डॉक्टर के पास जाके इस तरह एस्थेटिकली अपने फेस को या अपनी बॉडी को एनहांस कर सकते हैं. क्या आपका बच्चा, बहन, बीवी अंदर से सिक्योर है, अंदर से खुश है, क्या प्रॉब्लम जेन्युइन है. उसके बाद आपको उसके ऊपर कुछ भी कराना हो तो वो एक वैल्यू ऐड होना चाहिए और उसकी वैल्यू
आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू guys next week. We have another really awesome topic that we're going to be discussing. I'm going to see you next week. Bye.